classes. नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। डियर स्टूडेंट्स, बलूनी क्लासेस के इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हर सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट होते हैं और सब बेसिक कंसेप्ट्स किसी भी सब्जेक्ट का उसका बैकबोन होता है जिस पर उस सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट आधारित हैं, बेस्ड हैं, सपोर्टेड हैं। अक्सर हम लोगों को या तो ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, या फिर हमें उसको इग्नोर करना लगता है। ऐसा कॉन्फिडेंस, ये तो हम जानते ही हैं। चीज़ों को जानना और चीज़ों को समझना दोनों में कुछ फर्क होती है। ठीक उतना ही जैसे जब हम किसी व्यक्ति के तस्वीर को, उसकी फ़ोटो को देखते हैं तो भी हम उसको पहचानते हैं, लेकिन फ़ोटो से पहचाने गए व्यक्ति के बारे में हमारी जानकारी नहीं होती है। जब हम उसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, तब हम उसके बारे में ज़्यादा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ जानने भर से ये कॉन्फिडेंस रख लेना कि इससे रिलेटेड सवाल हमसे बन जाएंगे, यह आवश्यक नहीं है। जब तक हम सब्जेक्ट के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं समझेंगे, तब तक उन बिंदुओं से आधारित पूछे गए सवाल को सही जवाब देने का जो तर्क हमारे अंदर है वो विकसित नहीं हो पाएगा। एक बेसिक बात कैसे हम समझेंगे किसी सब्जेक्ट का फंडामेंटल, उसका बेसिक कहाँ मिलेगा हमें? तो इसका सबसे एक सीधा सा एक तरीका है, आप किसी भी सब्जेक्ट के शुरुआती जो 11th क्लास के इनिशियल चैप्टर्स हैं उसकी बारीकियों को गहन से समझें, उसका विश्लेषण करें, तर्क करें और उसको जानने की कोशिश करें। इसी मकसद से बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जो 11th क्लास की पहली यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की पहली चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं और इस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड। ये दुनिया सजीवों की, इस लिविंग वर्ल्ड में दुनिया में लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स नोन है। लगभग आए दिन नए नई स्पीसीज डिस्कवर्ड हो रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं। ये हमारा एक लगभग एस्टिमेट है अभी तक नोन स्पीसीज की। स्टूडेंट्स, दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन लिविंग स्पीसीज में एक स्पीसीज हम लोग भी हैं, दैट्स होमो सैपियंस सैपियंस, ह्यूमन बीइंग। ये लिविंग, हम जानते हैं लिविंग वो मैटर है जिसमें लाइफ है। जैसा कि मैटर के बारे में हमें सबको पता है, एनीथिंग हैव सम मास एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस। Students, all living and non-living, smaller and larger, solid, liquid and gases, stars, planets and satellites, dust and grains, all things are matter. लेकिन जिस मैटर में लाइफ है वो लिविंग मैटर है
और इन लिविंग के स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमें चर्चा करना है कि ये लाइफ क्या है। लाइफ को अगर हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डिफरेंट बुक्स में पढ़ते हैं, लिखा है लाइफ इज अनडिफाइंड। वो इसलिए कि जब तक इस बॉडी में लाइफ है तब तक हम कहते हैं ये लिविंग है, लेकिन वो लाइफ क्या है ये एग्जैक्टली अगर हम जान जाते तो हम लाइफ को क्रिएट कर पाते हैं। पर बायोलॉजी को सोचने समझने से, पढ़ने से हमारे को इतना एहसास होता है कि अगर इस बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये इस बॉडी में लाइफ है। और एक्टिविटीज बिना एनर्जी के संभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूर से हमें लगता है कि उसकी मौत हो गई है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर में किसी ऑर्गन में मूवमेंट हो रही है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये मरा नहीं है, इसमें लाइफ है। मीन्स एट दैट प्लेस हम ऑर्गन्स के मूवमेंट को देखकर ये समझते हैं कि इसमें लाइफ है। यानी लाइफ है तो मूवमेंट है, मूवमेंट है ये शो कर रहा है कि लाइफ है। दूसरी तरफ जब हम सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते, हमारे को वीकनेस लगती है, मूवमेंट कम होने लगता है बॉडी का, तो हम कहते हैं कि खाना नहीं है खाया है, भूखे हैं इसलिए एनर्जी नहीं है। यानी यहां पर हम मूवमेंट को नहीं होने का या कम होने का मतलब समझते हैं एनर्जी नहीं है, कम है या नहीं है। सो स्टूडेंट, एग्जैक्टली जिसे हम लाइफ कहते हैं, जिसके वजह से कोई मैटर लिविंग बीइंग है, आइदर भी प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लाइफ कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी का एक स्टेट है। सो हम कह सकते हैं कि लाइफ is the state of power which can neither be seen nor be touched but can only experienced। जीवन शक्ति की एक अवस्था है जिसे ना हम देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश इसलिए बोल रही हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स में कुछ हिंदी भी समझने वाले होंगे, कुछ इंग्लिश में भी समझने वाले होंगे। सो सबके वर्ड्स समझ में आए और आपका तैयारी आसान हो, आपका कॉन्फिडेंस बने, इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि आप सबों को समझ में आनी चाहिए ये। इसलिए हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल समय समय पर, पर्टिकुलरली जहां पर एग्जैक्ट करना चाहिए वहां पर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों को समझ में आए। सो स्टूडेंट, लाइफ इज द स्टेट ऑफ पावर विच कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन ओनली एक्सपीरियंस्ड। अब ये एक्सपीरियंस्ड हम महसूस करते हैं, किसी को देखते हैं, कोई बॉडी को देखते हैं, हम कहते हैं ये लिविंग है, तो वो उसके अंदर लाइफ है और वो लाइफ के वजह से कुछ एक्टिविटीज करता होगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये चौक है, ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है। पर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी कुछ होता है और वो एक वर्ड है डेड। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, ये लकड़ी का एक टुकड़ा आज नॉन लिविंग है, दिख रहा है, हम
देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग है। लेकिन इसमें कभी लाइफ था, सो दिस इज डेड। पर ये नॉन लिविंग है, इसमें ना लाइफ कभी पहले था, न इस चौक में लाइफ है, ना होगा। सो स्टूडेंट, अपन ये कैसे समझेंगे कि ये लिविंग है या ये कभी लिविंग था, आज डेड है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जिस बॉडी में लाइफ होता है, यानी जो लिविंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स की। लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट्स, पहली कैरेक्टर हम बात करते हैं, दैट्स प्रेजेंस ऑफ सेल। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हैं। कोई एक सेल का बना है, जिसे आप कहते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो कोई बहुत सारे सेल्स का बना है, जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। प्लांट्स है, मेटाफाइट्स, एनिमल्स हैं, मेटाजोन्स। अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता जिसका बॉडी सेल का बना हुआ ना हो। वायरस, चूंकि सेलुलर बॉडी नहीं है उसका, इसलिए वायरस को जब हमारे शरीर से या होस्ट के शरीर से बाहर होता है तो हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन वही वायरस जब होस्ट सेल में आ जाता है तो होस्ट के सेल के एंजाइमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल कर अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, और उस सेल को का इस्तेमाल करने की वजह से वहां पर उसका बिहेवियर लिविंग जैसा हो जाता है। और वो होस्ट सेल जिसके अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, वो तो उस वायरस के लिए एक फैक्ट्री बन जाता है। और यही वजह है स्टूडेंट्स कि वायरसेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच रखते हैं। पर बैक्टीरिया भले वो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन वो एक सेल का बॉडी है, इसलिए वो लिविंग है। सो स्टूडेंट्स, सेल जिसका बॉडी में सेल है या जो सेल का बना हुआ है, आइदर बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड, वही लिविंग हो सकता है। सेल के बारे में हम लोग सभी कहते हैं और जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। जैसे एक एक ईंट के जुड़ने से एक बिल्डिंग बनती है। सो एक ईंट के लिए कह सकते हैं अपन कि अ ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग। लेकिन फंक्शनल इसलिए नहीं कह सकते कि ईंट, ये बिल्डिंग में लगा हुआ ईंट कल भी वैसे था, आज भी वैसे है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। पर हमारे शरीर का जो ये ईंट है, जिसे हम सेल कहते हैं, उसने एक एक जुड़ करके तो ये बॉडी भी ऑर्गेनाइज किया है, बॉडी को भी बनाया। और ये बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो आप फंक्शन करते हैं या कोई लिविंग बॉडी करता है, वो फंक्शन में उन सेल्स का रोल होता है। दैट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in function performed by a living body. So functions performed by a living body is sum of the total function performed by their total cells, and hence we can say that cell is the structural and functional unit of living
bodies or living beings. But cell is the structural unit of life नहीं कह सकते मेरे विचार से, क्योंकि लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आप मेरे लाइफ को नहीं देख रहे हो, आप मेरे इस लिविंग बॉडी को देख रहे हो, और इस बॉडी के स्ट्रक्चर बनाया है सेल ने। सो अगर लाइफ कहना है तो वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, और उन्होंने जिसके बारे में डिस्क्राइब किया अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। एग्जैक्टली रॉबर्ट हुक ने सेल प्लांट का देखा था, और उसमें भी प्लांट के डेड सेल का सिर्फ सेल वॉल देखा था, अंदर तो खाली था, क्योंकि उन्होंने बोतल के कॉर्क में जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसकी स्लाइस में देखा था, और उन्हें हॉलो चैम्बर्स नजर आए थे, जिस वजह से उन्होंने इसका नाम सैलुली मीन्स, दिस इज द लैटिनाइज्ड वर्ड, इट मीन्स हॉलो चैम्बर्स, और उन्होंने इसका टर्म रखा सेल। बट सेल है, अगर सेल जिंदा है तो बॉडी लिविंग है, सेल डेड है तो बॉडी डेड है। लेकिन सेल है तो यह प्रूफ है कि यह बॉडी लिविंग का ही है। अब स्टूडेंट हम सेकेंड कैरेक्टर पे आते हैं। दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जिस एनर्जी के स्टेट को लाइफ कहते हैं वो कोई एक एनर्जी नहीं है, इसमें केमिकल एनर्जी भी है, मैकेनिकल एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, करंट एनर्जी भी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। और वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पल 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 इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता रहता है, हर पल एक कॉन्स्टेंसी गेन करता रहता है, ऑलवेज एक जैसा नहीं रहता, स्टैग्नेंट नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं लाइफ इज अनडिफाइंड। लेकिन ये जो उसमें पल पल चेंज होने का वजह है, जिसके वजह से लिविंग सरवाइव कर रहा है, हर पल जो ये कॉन्स्टेंसी मेंटेन रखता है, जिससे लाइफ मेंटेन रहता है, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ये सारी हमारे सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण होते हैं। और वो रिएक्शंस सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के वजह से हमारे सेल में, टिश्यूज में, बॉडी में लाइफ सस्टेन कर रहा है, तो हम उन रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस कह रहे हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को लिविंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, all the living structures present within the cells along with plasma are collectively called as protoplasm. इन सारे को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब तक ये प्रोटोप्लाज्म एक्टिव हैं, अर्थात जब तक इनके अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तब तक कोई सेल जिंदा है। और यही वजह है कि हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि दिस प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट मीन्स स्टूडेंट्स, लाइफ may not be possible without protoplasm.
अर्थात प्रोटोप्लाज्म के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में जब तक ये एक्टिविटीज चल रहे हैं तब तक सेल में लाइफ है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज लाइफ। तो फिर डेथ क्या है? दैट्स इनएक्टिवनेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डेथ। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये अगर हम न्यूक्लियस ले लें तो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम इस लेयर के हिसाब से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है। इस पार्ट को कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म, और जो हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है इनसाइड द न्यूक्लियस, इंक्लूडिंग इसमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। So students, protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleoplasm. अब हम कैरेक्टर थर्ड डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यूं तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, अभी तक सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। न्यूट्रिशन को अगर हम शॉर्ट में समझें तो यूं कहें कि किसी भी लिविंग बीइंग में फूड से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, किससे रिलेटेड? फूड से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब को अगर एक वर्ड में बोला जाए तो अपन कहेंगे न्यूट्रिशन। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग खुद में न्यूट्रिशन की बात कर लें तो हमारे में फूड से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस होता है? नंबर 1, खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनजेशन। दिस इज कॉल्ड एज ingestion. Means intake of food. फिर खाना खाने के बाद क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि वो जो हम खा रहे हैं वो जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं हम, वो ब्रेक करे। फिजिकली भी करता है जैसे दांत से चबाने पर, और केमिकली बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ये ब्रेक होकर हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो सके। सो दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज डाइजेशन। दैट मीन्स फिजियोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फूड। दैट्स the second step, digestion. डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल से वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हमारे ब्लड में, हमारे सर्कुलेशन में, लिपिड तो हमारे लिम्फ में भी डिफ्यूज होते हैं, जहां से ब्लड उनको सेल्स तक ले जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन के बाद ये हमारे सेल में गया, फिर सेल इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। जो सेल के अंदर वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, जिसकी बात अभी कर रहे थे हम लोग, उनमें इसका इस्तेमाल होता है, जिसका रिजल्ट है कि हमारे को एनर्जी मिलती है, जिसका रिजल्ट है कि लिविंग बींग्स का ग्रोथ होता है, जो डैमेज टिश्यूज होते हैं रिपेयर होते हैं, सर्वाइवल होता है। इस तरह से हमारा सेल के अंदर जो इन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन होता है, उन सब के लिए एक टर्म हम लिखते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। एंड लास्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं वो फेसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ईजेशन, या फिर इसे कहते हैं डीफेसिएशन, या फिर इसे कहते हैं हम लोग इवैक्यूएशन। मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। सो स्टूडेंट, अगर अपन खुद के बॉडी में ये बात करें न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड है, तो ये प्रोसेसेस इंक्लूड है। जरूरी नहीं है कि यही प्रोसेसेस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता हो, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता लेकिन न्यूट्रिशन होता है, ये स्टेप नहीं होते, क्योंकि हमने कहा है फूड से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होते हैं जिस ऑर्गेनिजम्स में, वो न्यूट्रिशन है। सो वे ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि फूड रिलेटेड प्रोसेसेस हर में होते हैं, अर्थात न्यूट्रिशन हर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब वे ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।